नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष वीडियो होगा 18 अगस्त को एलटी का जो पेपर होने जा रहा है उस संदर्भ में जो एलटी पेडागोजी का पार्ट 1 है यानी यूनिट फर्स्ट है। 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट है उसके एक मेगा एमसीक्यूज आपके सामने है। जिसने यूनिट फर्स्ट को पढ़ लिया होगा ठीक है, उसके पर बेस्ड क्वेश्चन करना उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज के रूप में। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर 100 टॉप 100 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ पर आंसर्स नहीं है, बस अपने आंसर मिलाते रहिए और पढ़ते रहिए। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। थोड़ा सा देर भी लगेगी क्योंकि हमें क्वेश्चन मैच भी करने हैं और आंसर भी देखने हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी देश की प्रगति और विकास में शिक्षा किस प्रकार से परिवर्तन लाती है? सामाजिक परिवर्तन लाती है, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन लाती है, राजनीतिक रूप से, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका सबसे सही आंसर होगा। सभी रूप से परिवर्तन लाती है शिक्षा तो परिवर्तन का यानी परिवर्तन शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है। दूसरा, दर्शन या फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति चिंतन, ज्ञान के प्रति आदर ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग, ये फिलॉसफी है ना। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका आंसर होगा डी, ज्ञान के प्रति अनुमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वास्तव में दर्शन क्या खोजता है? तो दर्शन के यहां पर क्वेश्चन दिख रहे हैं कुछ। वास्तव में दर्शन क्या खोजता है? सत्य खोजता है, ईश्वर खोजता है, आत्मा खोजता है, परमात्मा खोजता है। आत्मा परमात्मा तो आदर्शवाद की बातें हैं, तो बचा ईश्वर और सत्य, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सत्य खोजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के दर्शन में सिद्ध और प्रमुख साधन हैं? क्या है मतलब ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत में दर्शन? अनुमान है, उपमान है, संज्ञान है, प्रत्यक्ष है। मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रत्यक्ष सबसे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो कलर कर रखे हैं मतलब खास प्रश्न होंगे, इसलिए किसने तर्क विधि, अनुदेशन विधि, खेल विधि या आवृत्ति विधि का विकास किया था? प्रकृतिवादियों ने, आदर्शवादियों ने, यथार्थवादियों ने, प्रयोजनवादियों ने? तो अनुदेशन विधि, खेल विधि, आवृत्ति विधि और तर्क विधि, तो इसका आंसर होगा आदर्शवाद। वैसे भी प्रकृतिवाद तो हो नहीं सकता। प्रकृतिवाद तो प्रकृति में स्वच्छंद शिक्षण की बात करता है, औपचारिक शिक्षा को कहीं प्रमोट ही नहीं करता, कहीं से कहीं तक उसे महत्व नहीं प्रदान करता। उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट था। आदर्शवाद इसका सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार केवल स्कूल ही पूछा, हाँ, शिक्षा का माध्यम नहीं है, मतलब और कुछ भी माध्यम है। और स्कूलों को बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया है प्रकृतिवादियों ने। प्रकृतिवाद कहते हैं स्वच्छंद शिक्षण, प्रकृति में रहकर शिक्षण, तो मतलब औपचारिक शिक्षा की कोई वकालत नहीं की है प्रकृतिवादियों ने, स्वच्छंद शिक्षण की बात कर रखी है। तो आंसर अगर प्रकृतिवादी कोई है, केवल स्कूली शिक्षा का माध्यम नहीं है। अगर खाली स्कूली शिक्षा का माध्यम नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पर केवल स्कूल कह दिया एक। तो हम सोच रहे थे कि अगर प्रकृतिवादी होते तो स्कूली शिक्षा का माध्यम नहीं होते तो ये होता, लेकिन उसने पूछा है कि केवल स्कूली शिक्षा का माध्यम नहीं है, तो इसका आंसर प्लेटो और अरस्तु, रूसो और सुकरात। तो इसका आंसर आपको बताना है किसके अनुसार प्लेटो स्कूली शिक्षा का माध्यम नहीं है। तो क्या होना चाहिए? प्लेटो। अब अगर स्कूल होता तो प्रकृतिवादी हो जाता, तो रूसो हो जाता, तो आंसर रूसो नहीं है। केवल स्कूल है तो अब प्लेटो आदर्शवादी है, ये कह नहीं सकते। अब बचे सुकरात और अरस्तु, तो इसका आंसर है अरस्तु। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। केवल स्कूल ही शिक्षा का माध्यम नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करेंगे वो इस टाइप के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ लॉजिक लगाने, कुछ शिक्षा और दर्शन घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे पर हैं, निर्भर हैं, संगठित हैं, आश्रित हैं, निराश्रित हैं, विकृत, आश्रित हैं, निर्भर हैं, आश्रित, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन शिक्षार्थियों की समस्या को सुलझाते हैं? ठीक है, वैसे दार्शनिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ, डॉक्टर तो चिकित्सा यानी शिक्षा, ये तो होगा नहीं। विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट किस चीज के? तो शिक्षाविद, शिक्षार्थियों की समस्या को समझाने का काम। तो अब बच रहा है हमारे पास ऑप्शन शिक्षाविद और दार्शनिक। चूंकि ये फिलॉसफी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये फिलॉसफी यानी दर्शन का टॉपिक है, तो इसका आंसर दार्शनिक इस ओर ज्यादा जाएगा, शिक्षाविद से ज्यादा। ठीक है,
तो चलिए एक और कलरफुल क्वेश्चन मिला हमें, ताकि हमें लगे कि हाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, किसने कहा है? तो कुछ हट के क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर जेंटिल, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, किसने कहा है? तो ये जेंटिल का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। शिक्षा में पर्याप्त निवेश किस बात को सुनिश्चित करता है? शिक्षा में पर्याप्त निवेश नियोजन और कार्यान्वयन को, शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा नीति को। शिक्षा में पर्याप्त निवेश, कोई शिक्षा नीति नहीं है ऐसी। शिक्षा बजट को, वैसे लगेगा आपको कहीं जल्दबाजी में शिक्षा बजट ऑप्शन में है तो टिक मार दिया जाए। तो पूछा कि शिक्षा में पर्याप्त निवेश किस बात को सुनिश्चित करता है? तो शिक्षा के लिए अच्छा प्लानिंग हुई है, इसका मतलब अच्छा क्रियान्वयन हुआ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सबसे बेस्ट ये है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यही आंसर अंतिम मान लिया गया है। औपचारिक शिक्षा का अर्थ है, वैसे औपचारिक शिक्षा आदर्शवादी कहते हैं। औपचारिक शिक्षा मतलब जो हम स्कूलिंग करते हैं जनरली, स्कूल जाना आना और उसका जो पूरा सिस्टम है, स्कूल का पालन कह रहा है। औपचारिक शिक्षा अर्थ है स्कूल के नियमों का पालन हो, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन हो, स्कूल के शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन हो। मतलब स्कूल की जो नीतियां हैं या जो भी उसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी, वो करना पड़ता है हमें। तो इसका सही उत्तर लास्ट होना चाहिए, स्कूल के शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन। ठीक है, उसी के अनुसार हमें पूरा पालन करना पड़ता है। वही है औपचारिक शिक्षा जो हम पढ़ते हैं। किसने कहा है कि अध्यापक में स्व अध्ययन का गुण होना चाहिए? अध्यापक में, हाँ, स्व अध्ययन यानी खुद भी अध्यापक को पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये आदर्शवाद ऑप्शन है इसका। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और कोई नहीं। तो अध्यापक को जिसने महत्व दिया है वो कौन हो सकता है? अध्यापक वाले तो आदर्शवादी। प्रकृतिवाद ये हो नहीं सकता, तो यही इसका आंसर होगा। प्रयोजनवाद ये बात कहते नहीं है। तो आदर्शवाद, स्व अध्ययन का गुण। कुछ प्रश्न जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं। किसने आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण पर बल दिया है? आत्मानुशासन, सेल्फ कंट्रोल है ना, और आत्मनियंत्रण और सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये कौन हो सकते हैं? ये भी आदर्शवादी हो सकते हैं। आदर्शवाद ऐसी बातें करता है। ठीक है, तो आदर्शवाद से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलते हैं। चलिए आगे इसी सीरीज में आगे बढ़ते रहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन दर्शन के दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य करता है, प्रेरित करता है, निर्धारित करता है, विकसित करता है, निर्धारित करता है। चलो ज्यादा आगे बढ़ना है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति पशु के समान है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति पशु के समान है, किसने कहा है? मतलब मनुष्य भी पशु के समान है, और बस ये है कि शिक्षा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, समाज के द्वारा वो आगे बढ़ा हुआ है। तो ये कहना है आपका प्रकृतिवादियों का स्टेटमेंट, प्रकृतिवादियों का है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति पशु के समान है, ये प्रकृतिवाद का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में रहता है, पशु के समान है। अच्छा, बालक को ज्ञान विज्ञान की चोट मत पहुंचाओ, किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक, ये प्रश्न हम बहुत समय से पढ़ते रहते थे। जो हमने सिलेबस पढ़ाया था उसमें भी ये सब आया ही था। बालक को ज्ञान विज्ञान की चोट मत पहुंचाओ, मतलब ज्ञान विज्ञान से बालक का ध्यान मत भटकाओ, और बल्कि असली शिक्षा तो प्रकृति है, प्रकृतिवादियों ने कहा है। तो रूसो होगा इसका आंसर। प्लेटो ने दार्शनिक के संदर्भ में महत्वपूर्ण किसे माना है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। प्लेटो आदर्शवादी है वैसे। प्लेटो ने दार्शनिक के संदर्भ में, दार्शनिक यानी फिलोसोफर के संदर्भ में महत्वपूर्ण किसे माना है? जानने की रुचि को, संकल्प की शक्ति को, विचार की रुचि को, देखने की रुचि। वैसे आदर्शवाद के हिसाब से सोचोगे तो विचार आदर्शवादियों का होगा, लेकिन विचार किसका, किस चीज का विचार? जानने का विचार। तो इसका आंसर ये सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर ये हो जाता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्नता में एकता। ठीक है, विभिन्नता में एकता किस का स्टेटमेंट है, या किन्होंने कहा है विभिन्नता में एकता? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षा, अच्छा, विभिन्नता में एकता का समर्थन कौन करता है? आदर्शवादी करते हैं क्या विभिन्नता में एकता? प्रकृतिवादी ये तो नहीं हो सकता। प्रकृतिवादी विभिन्नता में एकता की बात नहीं करते, वो केवल प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है। यथार्थवाद भी नहीं है ऐसा। और आदर्शवाद और इसमें भी विभिन्नता में एकता की बात, इसका आंसर होगा प्रयोजनवाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र एक अनुशासन है जो शिक्षा का किस प्रकार अध्ययन करता है? मतलब शिक्षा समाजशास्त्र की बात हो रही है तो समाजशास्त्री अध्ययन करेगा, सीधी सी बात है।
शिक्षा में निवेश के माध्यम से संगठन मौजूदा मानव संसाधन में क्या सुधार लाता है? सेवा संबंधी, भाव, व्यवसाय, गुणवत्ता होगा, क्वालिटी बेस। कुछ क्वेश्चन जो आपको अनुमान से लग जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे शिक्षा जीवन है, जीवन ही शिक्षा है, किसका स्टेटमेंट है? मैंने कहा था कुछ इसमें से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ टॉप 100 या टॉप 150, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपके काम आ जाएंगे वो होगा एक ये भी है, इनमें से ए स्टेटमेंट है जॉन डीवी का। ठीक है, शिक्षा जीवन है और जीवन ही शिक्षा है, जॉन डीवी। इंपोर्टेंट प्रश्न था। शिक्षा निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं किसने कहा है? अच्छा सा प्रश्न है फिर से आपके पास। शिक्षा निरपेक्ष न होकर व्यक्तिगत और सामाजिक, यानी सभी के लिए है, व्यक्तिगत के लिए है, समाज के लिए, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट होगा रोजन का। ये तो कुछ बातें मैंने, ये भी एक इंपॉर्टेंट था, कलरफुल इसे भी करना था। छात्र सामाजिक कौशल कैसे सीखते हैं? बातचीत से सीखते हैं, स्कूल जाने से सीखते हैं, कॉलेज जाने से, प्रशिक्षण से। तो सबसे अच्छा है इसमें बातचीत आपस में, तभी वो धीरे धीरे कौशल सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क और चरित्र को आकार देकर किस प्रकार कल्याण को बढ़ावा देती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क और चरित्र को आकार देकर किस प्रकार के कल्याण को बढ़ावा देती है? राजनीतिक कल्याण, सामाजिक कल्याण और विद्यार्थी, केवल विद्यार्थी का कल्याण ये तो होगा नहीं, सीधी सी बात है। केवल राजनीतिक कल्याण ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, समाज का कल्याण या सांस्कृतिक कल्याण, मतलब कल्चर, संस्कृति का कल्याण। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज, तो सामाजिक कल्याण। ठीक है, चलिए, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चन जो अनुभवों पर आधारित होंगे। शिक्षा की सामाजिक भूमिका क्या होती है? मतलब समाज में शिक्षा का क्या रोल है, ये कहना है प्रश्न। एकता को बढ़ावा देना, समावेशिता को बढ़ावा देना, एकता और समावेशिता, इसका आंसर ये होगा। जनरली लग भी रहा है, सबसे बड़ा भी है, अधिकतर ये भी देखने को मिलता है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी सभ्यता अद्वितीय है, क्यों? किस संदर्भ में अद्वितीय है? क्या यहाँ विशेष जीवन शैली है, ज्ञान परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, या विरासत है शिक्षा? तो ये प्रश्न भी एक सोचने वाला प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो हमारी सभ्यता विशिष्ट है कह रहे हो, ठीक है। इस संदर्भ में देखोगे तो हमारी सभ्यता अद्वितीय है, विशिष्ट है, क्यों? ज्ञान परंपरा, विशिष्ट जीवन शैली और प्राचीन परंपरा, ये तो नहीं हो सकता। विरासत, विरासतें तो दो बच रहे, ज्ञान परंपरा के बेसिस पे हम शिक्षा, एजुकेशन, दर्शन पढ़ रहे हैं, तो इस संदर्भ में इन दोनों में आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ें जो गलत हैं उनको पहले ही साइड कर देना चाहिए। अब आप रहा, हमारी सभ्यता अद्वितीय है, सभ्यता, और क्योंकि यहाँ ज्ञान परंपरा है, ये भी बैठ नहीं रहा है हिसाब से, तो इसका आंसर ये सबसे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर से कलरफुल क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय ज्ञान प्रणालियों में ज्ञान विज्ञान के साथ क्या महत्वपूर्ण है? अक्रम, वैदिक ज्ञान, केवल वैदिक ज्ञान तो नहीं होगा, अक्रम अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुविचार, केवल विचार, जीवन दर्शन, हाँ लग रहा है कि फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जीवन दर्शन होने के चांसेस है, या अक्रम कोई चीज है तो ऐसा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो ये सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे निकलने लगेंगे। तो इसमें सबसे सटीक जो आपका आंसर जाना चाहिए किसकी तरफ जाएगा? तो जीवन दर्शन ही मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि दर्शन चल रहा है, फिलॉसफी चल रहा है। हमारी शिक्षा, कला, प्रशासन, कानून, न्याय और क्या प्रभावित होता है? हमारी शिक्षा से कला, प्रशासन, कानून, न्याय और क्या प्रभावित होता है? विनिर्माण और वाणिज्य, पर्यावरण, ज्ञान, विज्ञान, ये तो सब आ ही गया। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, सभी कुछ आएगा फिर इसमें, विज्ञान, विनिर्माण और वाणिज्य सभी कुछ आ गया इसमें, ठीक है। फिर सबसे लंबा आंसर भी था, हमारा दिमाग इसकी तरफ जा रहा था, भारत के भविष्य की आकांक्षाओं में शामिल है। भारत के भविष्य की आकांक्षाओं में शामिल है क्या? स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, ज्ञान है, विज्ञान है। थोड़ा सा डाउटफुल है, सब एक जैसे लग रहे होंगे। तो भारत के भविष्य की आकांक्षाओं में, यानी हमारा भारत के भविष्य की आकांक्षाओं में क्या? केवल पर्यावरण, केवल ज्ञान, केवल विज्ञान, केवल स्वास्थ्य? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर बड़ा मुश्किल है देना, भारत के भविष्य की आकांक्षाओं में शामिल है। तो पर्यावरण, ज्ञान, विज्ञान, तो ज्ञान विज्ञान होता तो एक साथ होता, तो इसका आंसर यहाँ पर है स्वास्थ्य, भारत के भविष्य की आकांक्षाओं में शामिल है, ठीक है। यानी बेहतरीन सोच होगी और बेहतरीन योग होगा, बेहतरीन दर्शन होगा, और धीरे धीरे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली डेवलप होगी और हम प्राचीन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, ये मानना है। मूल्य संवर्धन का पाठ्यक्रम से क्या संबंध है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप के आने लगे। अब मूल्य संवर्धन का पाठ्यक्रम से क्या संबंध है? कि मूल्य आधारित शिक्षा हो, स्कूल आधारित शिक्षा हो, कॉलेज आधारित शिक्षा हो,
नॉर्मल लग रहा है कि शिक्षा कॉलेज ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो यही हो इसका आंसर है, मूल्य आधारित शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? यहाँ पर व्यावसायिक होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, पुरातन होना चाहिए, मूल्य आधारित होना चाहिए। इसका आंसर भी कहीं न कहीं यही होगा। ये मूल्य आधारित शिक्षा के प्रश्न चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? रोजगार देने वाली, अर्थशास्त्र संचालन, विद्यालय मरम्मत, मूल्य संवर्धन। जो हमें मूल्यों की शिक्षा दे, मूल्य संवर्धन बेस्ड। ये मूल्य आधारित शिक्षा के क्वेश्चन है, लग भी रहा है देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? माता पिता से संपर्क स्थापित करना, ज्ञान देना, मनोवृत्ति का विकास करना। कोई नहीं लिखा है, अगर उपरोक्त सभी होता तो फिर दिक्कत आ जाती है आप। ठीक है, तो इस प्रश्न पर थोड़ा सा आप सोचने के बाद इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो टॉपिक चल रहा है आपने खुद भी बताना है। इसमें अभी मूल्य संवर्धन चल रहा है, तो शिक्षक की भूमिका किस टाइप की हो समाजीकरण की प्रक्रिया में? माता पिता से संपर्क केवल स्थापित करें, केवल इतना तो नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान देने तक सीमित। मनोवृत्ति का विकास, क्योंकि मनोविज्ञान वगैरह इनसे जुड़ा है टॉपिक, तो ये इसका आंसर सबसे सही है। शिक्षकों का दृष्टिकोण बालकों के प्रति कैसा हो? अच्छा, इसका आंसर तो सीधी सी बात है, आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक आदर्शवादी रहेगा तो बालक उससे प्रेरणा लेते रहेंगे। ठीक हो गया। मूल्य संवर्धन में फिर से क्वेश्चन है मूल्य संवर्धन का। मूल्य संवर्धन में स्कूल की क्या भूमिका रहती है? ज्यादा, कम, महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमें मूल्यों को प्रदान करने में। ठीक है, न ज्यादा न कम, सबसे महत्वपूर्ण। चलो, आधारभूत मूल्यों का प्रभाव ज्यादा होता है किसमें? उच्च शिक्षा के स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर। ये तो कोई एक नहीं हो सकता, हायर सेकेंडरी, इन दोनों में आंसर होना चाहिए। अब देख लीजिए आधारभूत मूल्यों का प्रभाव, क्योंकि बचपन में प्राइमरी शिक्षा में ऐसे मूल्य वगैरह बच्चा जानता नहीं है बहुत, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि टीचर का जो व्यवहार है, उसका जो पढ़ाने का तरीका है, समाज में उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो एक बहुत बड़ी शिक्षा उसके लिए है। तो इसका आंसर मैं उच्च शिक्षा की तरफ जा रहा हूँ। उच्च शिक्षा के स्तर, आधारभूत मूल्यों का प्रभाव सबसे ज्यादा यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन डाउटफुल था प्राथमिक शिक्षा भी। अच्छा, शिक्षा जीवन को नया रूप या नाम प्रदान करती है। किसी भी दर्शन के निर्धारण और विकास में आवश्यकता होती है शिक्षा की, पढ़ाने की, निर्धारण की, पढ़ने और समझने की, सूक्ष्म निरीक्षण और मनन चिंतन सब है इसमें शामिल। यही इसका आंसर है। शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का विकास करना है। कैसा? सर्वांगीण विकास। ठीक है, सार्वभौमिक भी वैसे आंसर सटीक लग रहा था, तो सर्वांगीण सभी का विकास। अब फिर से यहां पर कलरफुल क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। कुछ कलरफुल क्वेश्चन अब तक हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, जेएस मिल का है। जेएस मिल के अनुसार शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोगों में संक्रमण होता है, मतलब नेक्स्ट पीढ़ी, एक से दूसरी पीढ़ी में। तो ये किस चीज का संक्रमण होता है, ये कहना चाह रहे हैं जेएस मिल। तो क्या होगा इसका आंसर? जेएस मिल के अनुसार शिक्षा का एक पीढ़ी से के लोगों में संक्रमण होता है। तो संरक्षण का, विकास का, उन्नति का, संस्कृति का संक्रमण होता है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न भी होगा जेएस मिल का। चलिए, इंपोर्टेंट प्रश्न मिला। एक और वैसा ही टाइप का क्वेश्चन, फ्रोवेल, खेल खेल में शिक्षा की बात जिन्होंने करी थी, तो फ्रोवेल क्या कहते हैं इस बारे में? तो फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियां बाहर आती हैं। अदृश्य शक्तियां, दृश्य शक्तियां, जन्मजात शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां। इसमें मैच भी कराओगे तब भी आंसर यही दिखेगा आपको। अब तक आप भी फिलोसफी, मतलब ये टॉपिक काफी पढ़ चुके होंगे, तो पढ़ने से अनुभव होता है कि आप क्वेश्चन करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति आप पर आज आने लगती है, तो आप लगभग आंसर ऑप्शन देख के बनाने लग जाते हो। तो ऑप्शन, हर ऑप्शन को देखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जा रहे हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित का प्रदर्शन है। किसका? अपूर्णता का, हो नहीं सकता। रिक्तता का, सोच सकते हैं। पूर्णता का, संपूर्णता का। पूर्णता, रिक्तता, ये भी नहीं हटा सकते। अब दो बच रहे हैं देखो। विवेकानंद के अनुसार, मतलब जो गलत है उसको हमने साइड कर दिया पूरी तरह से, जो हमें लग रहा है मतलब। अब बच रहा विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित संपूर्णता का प्रदर्शन है। पूर्णता का, वैसे दोनों चीजें एक ही हैं, फिर भी अंतर अगर पूछे तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित, शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित यानी सारे गुणों का प्रदर्शन है। मनुष्य पूर्ण है, मनुष्य आदर्श है। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा, पूर्णता। ठीक है, वैसे संपूर्णता भी एक ही चीज है, लेकिन फिर भी यहां पर आंसर देना था एक जैसा, तो बड़ा मुश्किल था, तो पूर्णता मैंने इसे दिया और यही इसका आंसर है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। क्या? विद्यालय, शिक्षक, शिक्षा, स्वास्थ्य। विद्यालय, शिक्षक, शिक्षा, स्वास्थ्य।
संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है। जीएस कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट है वैसे एक हिसाब से, इसको आपको स्वास्थ्य ऐसा लग रहा है, शिक्षक तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में है कन्फ्यूजन। जे कृष्णमूर्ति ने संवाद की प्रकृति और स्नेह की अनुभूति है, विद्यालय भी नहीं हो सकता। संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति है, वही शिक्षा है जो संवाद की प्रक्रिया और स्नेह की अनुभूति को बढ़ाए। तो स्वास्थ्य भी यहाँ से कोई चांस नहीं है, ये भी गया। इसका आंसर ये सबसे सटीक। ठीक है, आपको विश्लेषण करते रहना है बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। यह कथन किस प्रमुख विद्वान का है? तो नाम लेके प्लेटो का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था। प्लेटो अरस्तु हमने पढ़े हैं, वैसे हेंडरसन और शोपेनहावर हमने बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं है। तो ये इन दोनों में से किसी न किसी का स्टेटमेंट होगा, इसका मतलब इसका नहीं है, प्लेटो जी का भी नहीं है। ये दर्शन ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान है, तो आंसर है हेंडरसन। याद रखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन जो याद रखने वाले हैं वो एक ये भी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। यह कथन किस विचारक का है कि वास्तविक शिक्षा का संचालक वास्तविक दर्शन ही कर सकता है? गिना चुना महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ये भी है, रॉस का है, हर्बर्ट का है, स्पेंसर का है और एडम्स का है। तो स्पेंसर का स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट नए अगर आपके लिए हैं तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, प्रकृतिवाद ने को ही मूल तत्व माना है। वैसे प्रकृतिवाद आप समझ रहे हैं कि प्रकृति से के साथ जीना, प्रकृति के साथ मरना, है ना। प्रकृतिवाद ने को ही मूल तत्व माना है। किसको? प्रकृति को, प्रकृतिवादियों को, प्रकृति प्रेमी को और लक्षित। तो इसका आंसर सबसे सटीक आपको देना है, तो क्या देंगे? प्रकृतिवादियों ने किसको ही सब कुछ माना है? मेरे हिसाब से प्रकृतिवादी तो खुद ही है वो, तो ये तो होगा नहीं। अब प्रकृति प्रेमी कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर प्रकृतिवादी इंद्रिय भूत ज्ञान को सच्चा मानते हैं तथा इनके अनुसार सच्चे ज्ञान को स्वयं करना चाहिए। खोजबीन, विवेचना, निरीक्षण, परीक्षण, मतलब सच्चे ज्ञान को आप प्रकृति में रहकर प्राप्त कर सकते हैं, ये कहना है इन लोगों का। तो किस प्रकार से कर सकते हैं? खोजबीन कर सकते हैं, उसकी विवेचना कर सकते हैं, निरीक्षण परीक्षण करके आपको खुद लग जाएगा प्रकृति के साथ सच्चा ज्ञान क्या है। इसका आंसर हमने सी मान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादी किस में विश्वास नहीं करते? शिक्षा में, संसार में। शिक्षा, संसार, भौतिक संसार, आत्मा, ये ठीक ही हुआ, ये आदर्शवादियों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सली, आप बहुत सुन चुके होंगे सब नाम आप पढ़ते पढ़ते। किस विचारधारा के समर्थक हैं? इसमें मैंने पकड़ा अरस्तु एक, और लेमार्क, ये लोग रूसो प्रकृतिवादी, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी, एकेश्वरवादी, प्रकृतिवादी। इसका आंसर मेरे हिसाब से सीधा प्रकृतिवादी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर सबसे सटीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब तक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, यथार्थवादी प्रकृतिवाद किसको सत्य मानते हैं? यथार्थवादी प्रकृतिवाद किसको सत्य मानते हैं? यथार्थवादी डाल दिया वहां पर, यथार्थ को मानते होंगे सत्य, चेतना को, प्रकृति को तो प्रकृतिवादी मानते होंगे। यथार्थवादी किसको सत्य मानते? मेरे हिसाब से यथार्थवादी, ये शब्द हटेगा। यथार्थवादी किसको सत्य मानते हैं? चेतना को, प्रकृति को तो प्रकृतिवादी मानेंगे। अब यथार्थ है तो आध्यात्म होगा नहीं, यथार्थ ही सबसे सत्य होगा, इसका मतलब इनके हिसाब से। तो यथार्थवादी यथार्थ को तो मानेंगे। ठीक है, चलिए। जैविक प्रकृतिवादी किस सिद्धांत पर आस्था रखते हैं? देखो, प्रकृतिवादियों का एक टाइप है जो जैविक प्रकृतिवादी है। तो किस सिद्धांत पर आस्था रखते हैं? सत्य, विश्वास, अहिंसा, विकास। वैसे जैविक विकास का सिद्धांत हमने जो पढ़ा था, तो इसके हिसाब से ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है प्रकृतिवाद से फिर से। प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों को के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है। यह कथन है किसका? प्रकृतिवादियों का ही होगा, ये तो तय है। तो प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। यह कथन किसका है? तो अब देखो, रूसो पढ़ा है हमने, कमेनियस, प्लेटो हमने पढ़ा है। प्लेटो वैसे आदर्शवादी हैं, तो प्लेटो को यहाँ से हटा देते हैं। मुंद्रो, अब तीन बच रहे हैं आपको। रूसो आपने पढ़ना है, प्लेटो में वैसे आपने सबसे ज़्यादा रूसो ही पढ़ा है, क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार इसका आंसर रूसो है, क्योंकि हमने रूसो पढ़ा है। कमेनियस था नहीं, चलो कमेनियस था भी था तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, तो मुंद्रो यहाँ से हटा दिया हमने, तो बचा इसका आंसर रूसो। चलो, प्रकृतिवादियों ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध क्यों किया है? क्योंकि वो अनुभव पर, मतलब करके सीखने पर बल देते हैं, प्रकृति के साथ रहने पर बल देते हैं। तो अनुभव द्वारा सीखने के लिए शिक्षा विरोधी होने के कारण, ऐसे बहुत ज़्यादा शिक्षा विरोधी नहीं थे, पुस्तक विरोधी होने के कारण प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति तो वैसे भी समझा जा सकता है, तो इसमें सबसे सटीक अनुभव
करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, ये कहना था उनका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ पता ही है आपको। वैसे कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो बहुत सिंपल होंगे आपको, जैसे इनके सबके अर्थ भी आना चाहिए। प्रयोजनवाद का अर्थ बताना है आपने इनमें से। उपयोगिता, प्रायोगिकता, सामाजिकता, व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद और व्यवहारवाद एक ही बात है। हाँ, इसका आंसर ये है। प्रयोजनवादी किस शिक्षण पद्धति में विश्वास करते हैं? व्यवहार पर करेंगे वो, सीधी सी बात है। प्रयोजनवादी किस शिक्षण पद्धति पर करेंगे? तो सैद्धांतिक, ये तो हो नहीं सकता, आदर्शवादियों का होगा। उपयोगी शिक्षण पद्धति, विचारात्मक शिक्षण पद्धति और प्रगतिशील। चूंकि ये व्यवहारवादी है तो प्रगतिशील पर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी अच्छा प्रश्न एक हो सकता है, प्रयोजनवादी की शिक्षण पद्धति, प्रगतिशील शिक्षण पद्धति। आदर्शवाद बल देता है और अंतिम सत्ता मानता है। किसको? ईश्वर को, अध्यात्म को। वैसे भी हमने कहा ना, आदर्शवाद जो हम हैं, जनरली हम लोग आदर्शवादी हैं, एक औपचारिक शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं और मतलब माता पिता इन सब चीज़ का, गुरुओं का सम्मान करते हैं और जो हमारा परंपरागत सिस्टम है उस पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर, आध्यात्म, ये वो चीज़ें। तो प्रकृति तो होगा नहीं इस पर। शिक्षा भी यहाँ पर जैसे ऑप्शन देख के लग रहा है ये दो हैं, है ना। आदर्शवाद, तो आदर्शवाद किसका आंसर? अब ईश्वर, इसका मतलब नहीं कि प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता, तो इसका होगा आध्यात्म। सीधी सी बात है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवाद के अनुसार हमारा अस्तित्व स्वतंत्र न होकर किसी प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या कहना है। यथार्थवाद के अनुसार हमारा अस्तित्व स्वतंत्र न होकर किसी प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। तरल पदार्थ को, बाह्य पदार्थ में बाह्य होगा, तरल पदार्थ, बाह्य पदार्थ, ठोस पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। यथार्थ, जो यथार्थ है, जो सच है, जो दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर ये होगा, ठोस पदार्थ। आदर्शवाद का आशय क्या है? विचारवाद, आध्यात्मवाद, यथार्थवाद, साम्यवाद। तो इसका आंसर क्या मारेंगे आप? आदर्शवाद। बार बार आ रहा है वैसे क्वेश्चन, तो अब तक मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा आदर्शवाद से ही बने होंगे। तो आदर्शवाद का आशय है, यथार्थ तो हो नहीं सकता क्योंकि यथार्थवादियों का हुआ, ये अलग विचारधारा है। बचे दो, आध्यात्मवाद और विचारवाद। आदर्शवादी ना विचार पर, मंथन पर, सोचने समझने पर, अध्यात्म पर बल देते हैं। वैसे यहाँ अध्यात्मवाद भी है होने को, तो इससे अगर दोनों ऑप्शन है तो पहले विचारवाद होना चाहिए, तब जाके अध्यात्म। अध्यात्मवाद तो उनका वैचारिक धारा है, विचारधारा है, लेकिन वो विचारधारा जहाँ से निकली है तो पहले विचार निकला, तब वो सिद्धांत बना। तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन था, तो विचारवाद इसका आंसर होगा, आदर्शवाद का आंसर। प्लेटो प्रकृति को मानते हैं, असत्य कथन का चयन करें। प्लेटो प्रकृति को मानते हैं, असत्य कथन का चयन कीजिए। वैसे मैंने कहा प्लेटो आदर्शवादी हैं, प्रकृति को मानते हैं, तो प्रकृति को अगर वो आदर्शवादी हैं तो प्रकृति को कैसा मानेंगे? मानेंगे तो सही प्रकृति को, लेकिन वो कैसे मानते हैं? आकार रहित मानते हैं, भेदभाव रहित मानते हैं, संचार रहित मानते हैं, है ना, और शत रहित मानते हैं। शत रहित, आकार रहित, प्रकृति का कुछ आकार तो है, भेदभाव रहित, संचार रहित। यहाँ पर ये शब्द एक नया लग रहा है, संचार रहित। ठीक है, ये कहना है प्रकृति प्लेटो का, मतलब प्रकृतिवादियों का। जॉन डीवी के दर्शन के अनुसार सत्य किसको माना है? सत्य किसको माना है? जिसका वास्तविक महत्व हो, जिसका अर्थ हो। जॉन डीवी जो कहते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, जॉन डीवी के दर्शन के अनुसार सत्य किसको माना है? जिसका वास्तविक महत्व हो, जिसका अर्थ हो और जिसका आकार हो या जिसका प्रकार हो। जॉन डीवी का जो स्टेटमेंट आ रहा है इसके हिसाब से जॉन डीवी यानी रियलिज्म, वास्तविक, जिसका वास्तविक महत्व हो, इसको माना है जॉन डीवी। नेक्स्ट, श्री अरविंदो ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है? अरविंदो चूंकि आध्यात्मिक है लेकिन आदर्शवादी भी है, तो पुरातन शिक्षा, वैदिक शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। तो अरविंदो चूंकि खुद सिविल सर्विसेज में से संबंधित थे तो स्वाभाविक आधुनिक शिक्षा से जुड़े होंगे। गांधी के अनुसार शिक्षित व्यक्ति किसे माना जाता है? पूर्ण मानव बनना, साक्षर बनना, विद्वान बनना, अंग्रेजी शिक्षा जानना। तो इसका आंसर स्वाभाविक है, ये होगा महात्मा गांधी। जीजू भाई के विचारों से आप परिचित हैं। वर्तमान संदर्भ में जीजू भाई के विचारों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके, जो रोजगार दे, जो सूचनाओं का भंडारण हो, सिद्धांतवादी हो। तो इसका आंसर वर्तमान चुनौतियों का सामना, शिक्षा ऐसी हो जो वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये अब आदर्श जो वर्तमान में जो हमारे सैद्धांतिक विचारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं अभी।
तो किसने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा के विभिन्न स्रोतों में कौन सा नहीं है? परिवार, गिरजाघर। स्वाभाविक है, ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या होता है? बढ़ाना, रोजगार देना, ज्ञानवान बनाना, कौशल विकास और संवर्धन करना। शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। योजना, निर्देशित, मापन और मूल्यांकन। ये भी ध्यान रखिएगा, शिक्षा के 4 चरण ये हैं, है ना। यह कथन किसका है? तो यह कथन हफ और डंकन का होगा। स्टेटमेंट है शिक्षा के 4 चरणों का, उन्होंने इसे समझा रखा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हफ और डंकन का, शिक्षा के 4 चरणों। और 4 चरण कौन कौन से, ये भी आपके पास है। ठीक है, 21वीं सदी में शिक्षा की चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? रोजगारपरक शिक्षा, सस्ती, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार और आधुनिक न होना, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कई भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है तो वह कहलाता है बहुभाषाविद, विचारक, विद्वान, ज्ञानी, विचारक। इसका आंसर ये होगा। मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुभाषावाद का होगा, तो उससे संबंधित प्रश्न बनने लगे अब, क्योंकि सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं इसमें। शिक्षकों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में क्या भूमिका होती है? ज्ञान देना, विचार करना और विद्यार्थियों को संतुष्ट रखना, सामाजिक संस्कृति के मूल्य पैदा करना। मतलब सामाजिक संस्कृति यानी ये सामाजिकरण का क्वेश्चन होगा, मैंने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये संविधान वाला जो पार्ट आपका है फर्स्ट पार्ट में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करता है? तो 3। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की 3 टाइप है। स्वतंत्रता का अधिकार क्यों आवश्यक है? राज्य से व्यक्ति की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए और व्यापार संवर्धन के लिए और हथियारबंद लोगों को संगठन बनाने के लिए। तो स्वतंत्रता की अधिकार क्यों आवश्यकता है? तो मेन जो शब्द था यहाँ पर, राज्य से व्यक्ति की रक्षा के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ये संविधान के प्रश्न जो दिख रहे हैं। समानता का अधिकार व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को मान्यता देता है, इसका उल्लेख संविधान में खुद है। ठीक है, संविधान मान्यता नहीं देता अधिकार, कर्तव्य, नागरिकता और क्षेत्रवाद को। कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, ये सब नहीं चलेगा। बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान क्या है? बंधुत्व वाला टॉपिक आपके पास जो है, उसके बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान क्या है? संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है। ये तो हो नहीं सकते, आपको लग ही रहा होगा। इसका मतलब होगा संविधान, है ना। उसमें भी संविधान के उद्देश्य का भी सब बातें कह रखी है। संविधान में बंधुत्व को कहाँ परिभाषित किया गया है? अब बंधुत्व का उल्लेख कहाँ है करा? भाग 1 में है क्या? उसके अलावा भाग 2, भाग 3 संविधान में बंधुत्व, तो बंधुत्व होगा उसके मूल मौलिक कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो भाग 4 को। ठीक है, बंधुत्व दो बातों को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति का सम्मान हो, देश की एकता और अखंडता की बात हो, आवागमन हो और समरसत्ता हो। बंधुत्व, तो इसका आंसर होना चाहिए देश की एकता और अखंडता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हफ तथा डंकन के अनुसार शिक्षण कितने चरणों वाली बात है? तो 4, हमने पढ़ लिया था, बस 2 मिनट हुआ था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित है? किसमें है ऐसा? संविधान की जो उद्देश्य है या नीति निर्देशक तत्व हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या मौलिक अधिकार है, संविधान की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का जो कंसेप्ट है, ये किस में आया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं है, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, मतलब बात है जरूर। राज्य के नीति निषेध तत्वों में ऐसा कुछ नहीं था। मौलिक फंडामेंटल अधिकार फिक्स हैं, वो 6, और ये इसका मतलब मौलिक कर्तव्य में जा रहा है। तो मौलिक कर्तव्य से यहाँ पर प्रश्न बन रहे बहुत सारे। शैक्षिक उपलब्धि पर किसके प्रभाव को शैक्षिक अवसर में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में पहचाना जाता है? धार्मिकता, निर्धनता, असमानता, बेरोजगारी। शैक्षिक उपलब्धि की बात हो रही है, किसके प्रभाव को शैक्षिक अवसर में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में, मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता की बात कही गई। तो शैक्षिक अवसरों की समानता में सबसे बड़ी बाधा पूछ रहा है, वो क्या है बाधा? तो धार्मिकता बाधा है या फिर निर्धनता बाधा है? तो शिक्षा, निर्धनता। ठीक है, क्योंकि धर्म की शिक्षा का अधिकार तो है ही पहले से, इसलिए यहां पर आंसर निर्धनता होना चाहिए। किस प्रक्रिया, अभिक्रिया द्वारा मूल्य, विचारों और कृतियों इत्यादि को ग्रहण किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा संस्कृतिकरण। ये टॉपिक ही संस्कृतिकरण के क्वेश्चन शुरू हो रखे हैं। वह स्थिति जहां एक समाज में कई भाषाएं एक साथ मौजूद होती है, तो उसे क्या कहलाता है? बहुभाषावाद। ये आंसर सही होगा। वैसे बहुसंस्कृति भी यहाँ पर ऑप्शन है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, या किसने कहा है? फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कलरफुल जो मैंने कहा था, कुछ क्वेश्चन जो कलरफुल कर रखे हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है कहने वाले हैं शोपेनहावर। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा है? ये ऑप्शन है यहाँ पर राधाकृष्ण, प्लेटो, अरस्तु और फिस्टे। दर्शन ज्ञान का विद्वान है कहने वाले कौन से
स्टेटमेंट ये आपने कई जगह पढ़ लिया था, फिस्टे का स्टेटमेंट, दर्शेव्स का स्टेटमेंट, ये फिक्टे का दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है, किसने कहा है? दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहने वाले कौन है? तो जॉन डीवी, ठीक है। राधाकृष्ण ये स्टेटमेंट है नहीं उनका, तो जॉन डीवी, दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत, कॉम्टे, अरस्तु, तो इसका आंसर ही है। संसार भौतिकवाद में नहीं विचारों से है, किसने कहा है? तो विचारवादी जो विचारक होंगे, तो ये स्टेटमेंट प्लेटो का दार्शनिक दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नैतिक जीवन हेतु 4 सहगुण संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय आवश्यक है, किसकी विचारधारा है? अरस्तु की। नैतिकता की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है स्वाभाविक है ये आदर्शवादी होंगे, तो आंसर इसके प्लेटो होने के पूरे चांसेस हैं। और प्लेटो चूंकि आदर्शवादी थे, उन्होंने ये सब बात कही है। किस सिद्धांत में कहा गया कि मन व शरीर में किस सिद्धांत में कहा गया कि मन व शरीर में ही अंतर नहीं है? मन और शरीर में ही, मन यानी विचारों की बात करिए, शरीर में ही अंतर नहीं है, तो इसका आंसर होगा, क्योंकि इस चीज का विरोध करने वाले सबसे ज्यादा प्रकृतिवादी हैं। किसने कहा है कि भूमंडल की सभी वस्तुओं में दैवी शक्ति विद्यमान है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट रटने तो नहीं है आपने, लेकिन फिर भी तो कुछ स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिले। किसने कहा है कि भूमंडल की सभी वस्तु में दैवी शक्ति विद्यमान है? तो इसका किसका आंसर होगा? प्रकृतिवादियों ने। या अच्छा, यहाँ पर आंसर है रूसो, प्लेटो, फ्रोवेल, अरस्तु। तो ये स्टेटमेंट है फ्रोवेल का, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। किसने कहा है कि भूमंडल की सभी वस्तु में दैवी शक्ति विद्यमान है? कौन गलत है? कौन गलत है? यहाँ पर जो आंसर है आपने बताना है कि पॉलिटिक्स, जॉन डीवी पुस्तक है उनकी, या एकेडमी एक संस्था है प्लेटो की, ये ठीक है। सद्गुण ही ज्ञान है, सुकरात ने कहा है। द लॉज, द रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक है। पहला वाला ये गलत लग रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स जॉन डीवी की नहीं, बल्कि ये होगी अरस्तु की। इससे आप चेक करिएगा, अरस्तु का हुआ है पॉलिटिक्स। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। शिक्षा में शब्दों की अपेक्षा अधिक अनुभव अधिक उपयोगी है। किसने कहा है कि शिक्षा में शब्दों से ज्यादा अनुभव ज्यादा काम आता है? तो ये आंसर होगा प्रकृतिवादियों का, क्योंकि प्रकृतिवाद ने अनुभव पर बल दिया है। सत्यम शिवम सुंदरम का विचार देने वाले सबसे ज्यादा जो इस कहने वाले लोग हैं वो आदर्शवादी होंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, ये आपको बार बार पता चल रहा होगा। विद्यालय मानवीकरण तथा सामाजिकरण की संस्था है, किसने माना है? प्रकृतिवाद ने विद्यालय मानवीकरण और सामाजिकरण की संस्था है। क्योंकि विद्यालयों के महत्व की बात कही होगी, तो इसमें तो ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट आदर्शवादियों का ही होगा। आदर्शवाद, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहे हैं, प्रकृतिवादियों ने तो इसका विरोध किया है वैसे भी, है ना। तो आदर्शवाद का दर्शन समस्त इतिहास में व्याप्त है। प्लेटो आदर्शवादी हैं, तो उन्हीं का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है प्रत्ययवाद, चिंतनवाद, विचारधारावाद। किसे कहा जाता है? प्रकृतिवाद को, आदर्शवाद को, या फिर प्रयोजनवाद को? तो प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है आदर्शवाद। चिंतनवाद, विचार, मैंने कहा ना आदर्शवाद मतलब विचारवाद, चिंतनवाद। मानव को मोक्ष प्राप्त करने हेतु आदर्शवादी ने कितने चरण बताए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने चरण बताए हैं? मानव को मोक्ष प्राप्त करने तो आदर्शवादी ने कितने चरण बताए हैं? प्रकृतिवादी, अच्छा, किसने मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने हेतु किसने, मतलब आदर्शवादियों ने कितने चरण बताए हैं? इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, मानव को मोक्ष प्राप्त करने हेतु आदर्शवादियों ने कितने चरण बताए हैं? तो किसने बताए हैं मोक्ष प्राप्त करने हेतु? आदर्शवादियों ने, यानी लगभग 4 चरण उन्होंने बता रखे हैं। तो आदर्शवादी की विचारधारा है। किसी 3 भी लिखा है, कहीं 7 भी लिखे हैं। किसने कहा है कि आप अपने आप को पहचानो? ये स्टेटमेंट है। तो अधिकतर इस टाइप के स्टेटमेंट किसके होंगे? अपने आप को पहचानो। तो सिद्धांत, विचार, आदर्शवाद। वस्तुवाद के नाम से किसे जाना चाहिए? वस्तु मतलब रियल, जो दिख रही है वस्तु, यथार्थ, ठीक है, यथार्थवादियों का है वस्तुवाद। सृष्टि की आत्मा चरम सत्य है, या किसका विचार है? सृष्टि की आत्मा की बात कर रखी है। वैसे आत्मा, परमात्मा, विचार, चिंतन, ये सब आदर्शवादियों की देन है। आदर्शवाद, तो ये एक बहुत बड़ा सा टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये यूनिट 2 होगा। तो ये था मेरा पहले यूनिट का पहला पार्ट, ठीक है। टॉप 100 क्वेश्चन या टॉप 125 क्वेश्चन आपके थे। सेकंड वीडियो में इसके साथ मिल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।